ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ग्रंथियों के बारे में बताया है या ग्लैंड्स के बारे में बताया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एडिनल ग्लैंड कंप्लीट किया था। एडिनल का मतलब है आदि वृक्क ग्रंथि, ठीक है। उस ग्रंथि के पार्ट्स, उसका डायग्राम, उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, उन हार्मोन के फंक्शंस। आज का अपना टॉपिक है गॉनेड ग्लैंड्स, जिनको हम जनद ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं? जनद ग्रंथियां, गॉनेड ग्लैंड्स। अब देखिए, गॉनेड ग्लैंड्स में नर और मादा दो तरह के जनद आते हैं। अगर नर जनद है तो वृषण होगा, टेस्टिस होगा, और यदि मादा जनद है तो उसे हम अंडाशय कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? अंडाशय, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें गॉनेड ग्लैंड में किसको शुरू करना है? टेस्टिस को। कौन सी ग्रंथियों में? गॉनेड ग्लैंड्स। और इसको हम कह रहे होते हैं जनद ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? जनद ग्रंथियां। जनद ग्रंथियां, ठीक है। और जनद का मतलब होता है वे अंग जिनके द्वारा जनन इकाइयों का निर्माण किया जाता है, अर्थात नर और मादा युग्मक बनाए जाते हैं। उसे हम क्या कह रहे होते हैं? जनद। अगर जनद यहाँ पर कॉमन वर्ड के रूप में हम यूज करें तो इनसे बनने वाली जो संरचनाएं होती हैं वो गैमीट्स होते हैं। गैमीट्स का मतलब क्या होता है? युग्मक। लेकिन यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर ये ग्रंथियों के रूप में भी काम कर रहे होते हैं, अर्थात ये नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनाने के साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करते हैं, अर्थात इनके द्वारा हार्मोन्स को भी स्रावित किया जाता है, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें पहला जो हम जनद ग्रंथि लेते हैं उसे नाम देते हैं टेस्टिस। क्या नाम दे रहे होते हैं? टेस्टिस। और टेस्टिस का मतलब क्या होना चाहिए? वृषण। हालांकि जो जनन तंत्र वाला चैप्टर था उसमें इनको आपको काफ़ी डिटेल में बताया गया था, लेकिन यहाँ पर जो बताना है ये किस रूप में बताना है? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो जनद होते हैं उनमें एंडोक्राइन की विशेषता होती है, अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी काम कर रहे होते हैं, इसीलिए इन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात ये आती है कि ये जो टेस्टिस या जिसे हम वृषण कह रहे होते हैं, ये वृषण नर जनद ग्रंथि कहलाता है। कौन सी ग्रंथि? नर जनद ग्रंथि कहलाता है। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश या स्क्रोटल सैक्स में होते हैं, और साथ में हम ये कह रहे होते हैं कि वृषण में पाई जाने वाली जो अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो अंतःस्रावी नेचर की होती हैं, और उनके द्वारा किसको स्रावित किया जाता है? नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन्स, जो स्टीरॉयड्स हार्मोन होते हैं, स्रावित होते हैं या किया जाता है। और इन हार्मोन को हम चाहें तो एंडोजिन्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंडोजिन्स। और इन हार्मोन के स्राव की क्रिया का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन ल्यूटिनाइजिन या
ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर ये बता रहे होते हैं कि ये जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एंड्रोजन हार्मोन नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस हार्मोन के द्वारा नर में वृषण कोश, मूछ का आना, आवाज का भारी होना, साथ में शरीर के ऊपर बालों का आ जाना, और हम कह सकते हैं कि मैथुन क्रिया के लिए जागृत होना, ये सारी क्रियाएं इस हार्मोन के द्वारा संपादित की जाती हैं। नेक्स्ट हम ये बता रहे होते हैं, यदि हम यौवना अवस्था से पूर्व वृषणों को शल्य क्रिया द्वारा हटा देते हैं तो यह क्रिया जनद नाशन या बधियाकरण कहलाती है, जिसे और की डेक्टोमी या फिर कास्ट्रेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? और की डेक्टोमी या कास्ट्रेशन कह देते हैं। इस कारण से ब्लड में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, न्यून हो जाता है, बहुत कम मात्रा बनती है, और ऐसा जो व्यक्ति होता है वह न्यूटर होता है या नपुंसक होता है, तथा ऐसे व्यक्ति में प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होता। अब देखिए, जो कास्ट्रेशन की क्रिया है, इसको अगर हम चाहें तो पशुपालन में उपयोग में ले लेते हैं। पशुपालन में जो बधिया पशु होते हैं, जिसे हम स्टीयर कह रहे होते हैं, या बधिया मुर्गे होते हैं जिनको हम कैपॉन्स कह रहे होते हैं, या फिर बधिया घोड़े होते हैं जिनको हम जेलनिंग कह रहे होते हैं, इस विधि का उपयोग करते हुए उन्हें प्राप्त किया जाता है। और बधियाकरण के पश्चात जो पशु होता है वो एकदम से सरल स्वभाव का हो जाता है, और इस कारण से ऐसे पशुओं का प्रबंधन करना सुगम या आसान हो जाता है। क्या होता है? सुगम या आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि जो वृषण होते हैं ये क्या है बताओ। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो वृषण है, वृषण नर में क्या कहला रहे होते हैं? जनद ग्रंथि होते हैं। कौन सी ग्रंथि? जनद ग्रंथि होते हैं। ठीक है, साथ में हम कह रहे होते हैं मनुष्य में, या नर लिख सकते हो आप, मनुष्य में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण कोश में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहां पर बताया जाता है कि नर में वृषण की अंतराली कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं, या इनका दूसरा नाम होता है लीडिंग कोशिकाएं। लीडिंग कोशिकाएं
कोशिकाएं अंतःस्रावी प्रकृति की होती हैं। कैसी प्रकृति की? अंतःस्रावी प्रकृति की होती हैं। प्रकृति की होती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है इनमें क्या पाया जाता है? एंडोसीक्रेशन, अर्थात ये अंतःस्राव कर रही होती है, हार्मोन्स बना रही होती हैं, ठीक है ना। आगे हम कह रहे होते हैं इन अंतराली कोशिकाओं द्वारा, इन अंतराली कोशिकाओं द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा एंडोस्टेरोन जो स्टीरॉइड्स होते हैं को स्रावित किया जाता है, को स्रावित किया जाता है, स्रावित किया जाता है, ठीक है ना। अंतराली कोशिकाएं क्या बना रही होती हैं? टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन। इन्हें एंडोजिन्स कह देते हैं, या फिर आप लिख सकते हो ये एंडोजिन्स भी कहलाते हैं, एंडोजिन्स भी कहलाते हैं। कौन? टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन, ठीक है। इनका नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के LH या ICSH द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ICSH का मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से स्रावित हो रहा है? पीयूष ग्रंथि से। ये हार्मोन ही एंडोजिन्स या टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन की स्राव की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। किसके स्राव की क्रिया को? टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके पश्चात ये कहा जाता है कि जो एंड्रोजिन हैं, एंड्रोजिन हार्मोन नर में, नर का मतलब है मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, विकास के लिए उत्तरदायी है या जिम्मेदार है,
उत्तरदायी है या उत्तरदायी होता है। ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात हम ये कह रहे होते हैं कि इसके द्वारा, किसके द्वारा, जो नर हार्मोन है, इसके द्वारा नर में मूंछ का आना, या हम सबसे पहले यहां पर वृषण कोष लिख दें, वृषण कोष, मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, आवाज कैसी हो जाती है, मोटी, आवाज का भारी होना, शरीर पर बालों का आना, घने बालों का आना, बालों का आना तथा मैथुन इच्छा का विकास, आदि क्रियाएं संपादित होती हैं, संपादित होती हैं। ठीक है। ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। क्लियर हो गया। ये सारी क्रियाएं यहाँ पर संपादित हो रही होती हैं। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हो यौवना अवस्था से पूर्व वृषणों का शल्य क्रिया द्वारा हटा देना जनद नाशन कहलाता है। जनद नाशन, या इसका नाम होता है बधियाकरण। ठीक है ना। हटा देना जनद नाशन, या क्या बोलोगे, बधियाकरण। जनद नाशन को कह रहे होते हैं ऑर्किडेक्टोमी। और बधियाकरण को कह रहे होते हैं कैस्ट्रेशन। ठीक है ना। कहलाता है। ठीक है ना। इस कारण से क्या होगा, इस कारण नर हार्मोन की मात्रा रक्त में न्यून हो जाती है। न्यून का मतलब है बहुत कम, न्यून हो जाती है। ठीक है। और इस कारण से व्यक्ति
व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, नपुंसक जिसको न्यूटर भी कह देते हैं, हो जाता है। ठीक है। और उसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होता। लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होता, विकास नहीं होता। ठीक है। अब देखिए इस क्रिया को पशुपालन में इसे काम में लिया जा सकता है, अर्थात हम कह सकते हैं पशुपालन में बधिया पशु, जिसको स्टीयर कहा जाता है, कोमा बधिया मुर्गे, बधिया मुर्गे जिनको कैपॉन्स कहा जाता है, तथा बधिया घोड़े जिनको जेल्डिंग कहा जाता है अंग्रेजी में, इस विधि का उपयोग कर प्राप्त किए जाते हैं, या आप लिख सकते हो पशु प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है ना। पशुपालन में बधिया पशु, बधिया मुर्गे, बधिया घोड़े इस विधि का उपयोग कर प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। इनका स्वभाव सरल हो जाता है, सरल हो जाता है, जिससे इनका प्रबंधन आसान हो जाता है या सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है या सुगम हो जाता है। ठीक है ना। आसानी से उनको मैनेज कर सकते हैं, फिर उनमें किसी तरह का फिर एग्रेशन नहीं आता है, अर्थात कैसा स्वभाव हो जाता है, सरल स्वभाव, सरल स्वभाव वाले हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हमने किसके बारे में बताया, टेस्टिस के बारे में। अब टेस्टिस के बाद आता है जनक के रूप में कौन सा नाम, जिसे हम कह रहे होते हैं अंडाशय। क्या कह रहे होते हैं, अंडाशय। ठीक है। इसको कहा जाता है ओवरीज। ये कैसे जनक होंगे, ये देखिए मादा जनक होते हैं। कैसे जनक होते हैं, मादा जनक होते हैं, अर्थात हम कह रहे होते हैं अंडाशय मादा में
क्या बताओगे? जनन ग्रंथि होते हैं, जनन ग्रंथि होते हैं। ठीक है, ये अंतःस्रावी होते हैं। इनके द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, पहला इसमें आता है एस्ट्रोजन। क्या नाम दे दोगे? एस्ट्रोजन। ठीक, पहला क्या आएगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है? ये मादाओं में ग्राफियन पुट्टिकाओं से स्रावित होता है। यह मादाओं में ग्राफियन पुट्टिकाओं द्वारा स्रावित होता है, काओं द्वारा स्रावित होता है तथा यह मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के का मतलब है जो लक्षण होते हैं इसमें द्वितीयक लैंगिक, उसमें आप लिख सकते हो गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि, क्लाइटोरिस, तथा स्तनों का विकास, तथा स्तनों का विकास या वृद्धि कह सकते हो। ठीक है, के विकास में सहायक होता है। कौन से हार्मोन की बात कर रहे थे अभी? एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या करता है ये? मादा में ग्राफियन पुट्टिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है, जैसे गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि, क्लाइटोरिस और स्तनों के। इसके साथ साथ आवाज का बारीक होना, कोमा, नितंबों का चौड़ा होना, कोमा, मासिक स्राव का प्रारंभ होना,
मासिक स्राव का प्रारंभ होना कोमा शालीनता तथा मैथुन कॉपुलेशन इच्छा जागृत होना जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन के द्वारा फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को विकसित किया जाता है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है ठीक है ना। इसके पश्चात आता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है ना। पहले एस्ट्रोजन, फिर इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन। अब देखिए ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, यह जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किससे स्रावित होता है? अंडाशय में अंडोत्सर्ग के पश्चात। अर्थात हम लिख सकते हैं यह है हार्मोन अंडाशय में अंडोत्सर्ग के पश्चात बनी एक पीले रंग की ग्रंथि कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। कौन स्रावित करता है इसको अंडाशय में? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। और जब ये स्रावित हो जाता है तो इस कॉर्पस ल्यूटियम का नियंत्रण कौन करेगा? इस कॉर्पस ल्यूटियम का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? बताओ। पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन एलएच के द्वारा। पीयूष ग्रंथि के एलएच द्वारा, जो मैंने ऊपर बताया था, टेस्टिस में भी बताया था, एलएच या आईसीएसएच द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके पश्चात हम कह रहे होते हैं कि ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन स्त्रियों में या कह सकते हो मादा में स्तनों के विकास कोमा दुग्ध
ग्रंथियों की वृद्धि एवं सक्रियण, एक्टिवेशन एवं सक्रियण कोमा गर्भ धारण के लिए संरचनात्मक एवं कारकीय परिवर्तन कोमा गर्भाशय की भित्ति में रक्त परिवहन को बढ़ाना तथा ग्लाइकोजन एवं वसा के संचयन को प्रेरित करना होता है। संचयन को प्रेरित करता है, ठीक है ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो गर्भाशय होता है उसे गर्भधारण के लिए संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से तैयार करता है, उसकी भित्ति में रुधिर परिवहन को बढ़ाता है तथा ग्लाइकोजन एवं वसा के संचयन की क्रिया को प्रेरित करता है। कौन वाला हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? प्रोजेस्टेरोन। एक हार्मोन तीसरा जिसको अभी मैंने क्या बताया था कि हम क्या कह रहे होते हैं, जिसका नाम होता है रिलैक्सिन। क्या नाम होता है? रिलैक्सिन, ठीक है। तब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा हम यहां पर नाम दे सकते हैं रिलैक्सिन का। किसका? रिलैक्सिन। ठीक है। ये हार्मोन भी किससे बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। किससे बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है। हार्मोन भी कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है, जो प्रसव के समय, आप चाहो तो इसको शिशु जन्म लिख सकते हो, जो प्रसव के समय प्यूबिक सिम्फाइसिस
के जोड़ में, ये श्रोणी मेखला के अंदर पाया जाता है जोड़, मादा में, ठीक है ना। जो प्रसव के समय प्यूबिक सिम्पाइसिस के जोड़ में शिथिलता लाता है। शिथिलता का मतलब होता है उसको लूज कर देता है। शिथिलता लाता है, अर्थात यह शिशु जन्म में सहायक होता है। अर्थात यह शिशु जन्म में सहायक होता है, सहायक होता है, ठीक है ना। कितने हार्मोन हो गए? 3, और तीनों के तीनों मैंने कंप्लीट कर दिए। अब देखिए इसमें हम ये बता रहे होते हैं कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन के अल्पस्राव के कारण नर में, नहीं नर नहीं लिखना है, क्या लिखना है? मादा में। मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में कमी तथा मासिक चक्र में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। क्या हो जाती है? अनियमितता हो जाती है या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। अर्थात जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जो मासिक चक्र होता है वो इरेगुलर हो जाता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होता, जैसे आवाज का बारीक होना, नितंबों का चौड़ा होना और साथ में शालीनता आना, लैंगिक इच्छा का विकसित होना, अंडाशय का विकसित होना, गर्भाशय का विकसित होना, अंडवाहिनी का विकसित होना, क्लाइटोरिस का विकसित होना, योनि का विकसित होना, स्तनों का विकसित होना, ये सभी क्या कहला रहे होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अगर इसका अल्पस्राव होगा एस्ट्रोजन का तो ये लक्षण विकसित नहीं हो पा रहे होते। ठीक है। इसके पश्चात इसके अतिस्राव की बात करते हैं। जब एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक मात्रा में आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? अतिस्रावण। या फिर आप लिख सकते हो अति मात्रा में या अतिस्रावण बनता है तब मासिक चक्र अनियमित हो जाता है
अनियमित होता है या हो जाता है जब लंबी समय तक स्राव, कौन सा, मासिक स्राव अधिक होता है तब कैंसर के होने का खतरा बढ़ जाता है, होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है ना। इस तरह से ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। कौन सा वाला, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, अर्थात रासायनिक समन्वय, किसमें, मनुष्य में या मानव में। इसमें देखिए सबसे पहले मैंने हाइपोथैलेमस बताया थे, फिर उसके बाद पीयूष ग्रंथि बताई थी, फिर उसके बाद में थायराइड बताई थी, फिर उसके बाद में थाइमस, पीनियल ग्लैंड, और उसके बाद आग्नेय से एडिनल ग्लैंड, और उसके बाद आज ये मैंने आपको कौन सा बताया है, वृषण और अंडाशय। ठीक है। इस तरह से ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जो काफ़ी डिटेल में विद डायग्राम मैंने आपको बताया था, समझाया था। ठीक है ना। ओके।